नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास मेहमानों के साथ खास चर्चा कि महाराष्ट्र का जो चुनावी दंगल है स्थानीय निकाय चुनावों का, और खास तौर पर बीएमसी का भी, उसमें क्षेत्रीय क्षत्रप जो हैं वो उनकी इस समय क्या स्थिति है, क्योंकि एक से बढ़कर एक हैं। महाराष्ट्र में वैसे भी कई पार्टियां हैं, तो जाहिर सी बात है कि कई क्षेत्रीय दल में कई क्षेत्रीय क्षत्रप भी हैं, तो उनकी इस स्थानीय निकाय चुनाव में उनकी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है, और क्या स्थिति है इस पर सबसे पहले खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बीजेपी के मिशन साउथ की बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन हैं वो तमिलनाडु के दौरे पर हैं, और इसके पहले अमित शाह भी केरल के दौरे पर थे। लगातार दौरा हो रहा है तो हलचल बढ़ गई है। इसके बाद ये भी बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने अब चुनाव आयोग को 7वीं चिट्ठी लिख डाली। एक के बाद एक चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। आखिर इसके पीछे मकसद क्या है, और इस 7वीं चिट्ठी में उन्होंने किस बात का जिक्र किया है, इसको लेकर के बीजेपी ने भी ममता बनर्जी को घेरा है। और क्या ये एक के बाद एक चिट्ठी के जरिए ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं? करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाए गए सेना के साहस और शौर्य को किया नमन। वार्षिक प्रेस वार्ता में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बताया सेना की बड़ी ताकत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का लोगो और वेबसाइट किया लॉन्च। भारत इस साल शिखर सम्मेलन की करेगा मेजबानी। विदेश मंत्री ने कहा, वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देना भारत का लक्ष्य। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान के उद्घाटन सत्र में नशा मुक्ति पर दिया जोर। नशे को बताया युवाओं के लिए बड़ा खतरा। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन। मराठी मानुष के एजेंडे को लेकर ठाकरे परिवार के बिगड़े बोल। बाला साहेब के हिंदुत्व को लेकर एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा। तो इधर सुप्रीम कोर्ट में बड़े पैमाने पर नॉमिनेशन कैंसिल होने पर सुनवाई। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का तमिलनाडु दौरा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क का किया आह्वान। अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार 3 द्रविड़ पार्टियों में तमिलनाडु में संघर्ष। तो कांग्रेस में डीएमके या फिर टीवीके विजय के साथ जाने को लेकर मंथन। टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीईसी को लिखी 7वीं चिट्ठी। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज को माना असंवैधानिक। एसआईआर प्रक्रिया पर उठा रही है लगातार सवाल। तो बीजेपी का सवाल कि फर्जी वोट से क्यों चुनाव जीतना चाहती है ममता बनर्जी। और बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। चटगांव में हिंदू युवक को उतारा मौत के घाट। तो वहीं बांग्लादेश के प्रसिद्ध हिंदू गायक और आवामी लीग कार्यकर्ता प्रलॉय चाकी की पुलिस कस्टडी में मौत। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात खास चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के जो स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और बीएमसी के भी, तो उसको लेकर के चुनावी दंगल में क्षेत्रीय क्षत्रपों की क्या स्थिति है और किस तरह से उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद अपने खास मेहमानों से इस पर खास चर्चा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में मिनी असेंबली चुनाव का रूप नजर आ रहा है। और ये होता है कि वहां के जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं उनको आप मिनी विधानसभा चुनाव कह सकते हैं, लेकिन यहां कार्यकर्ता से ज्यादा नेताओं के तीखे बयानों की शोर है। आज शाम से चुनाव प्रचार में बयानों के तीर चलने तो बंद हो जाएंगे, क्योंकि आज आखिरी दिन है। 15 जनवरी को 5 महानगर पालिकाओं समेत 29 नगर निगम का चुनाव होना है। बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं। सबसे ज्यादा चर्चा बीएमसी की है, जिनमें 1700 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जोर आजमाइश तो बीएमसी, नागपुर, पुणे और औरंगाबाद जैसे नगर निकायों को लेकर है, जहां महाविकास आघाड़ी और महायुति की जंग में एआईएमआईएम भी ताल ठोक रही है। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष तो 74,000 करोड़ रुपए से भी अधिक बजट वाली महानगर पालिका जो बीएमसी है उसको लेकर है, जहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का सीधा मुकाबला बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट से है। इसके अलावा कांग्रेस, सपा, एआईएमआईएम जैसे दलों ने भी पूरी ताकत अपनी तरफ से झोंक रखी है।
ठाकरे परिवार के लिए तो मानो यह अस्तित्व का सवाल बन गया है बीएमसी का चुनाव। महानगर चुनाव ने 2 साल पहले बिछड़े शरद पवार परिवार को और 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे को एक मंच पर ला दिया, और अब वो कह रहे हैं कि असली शिवसेना तो अब हम हैं। चुनावी रैली में उन्होंने बीजेपी को फर्जी हिंदुत्व वाला बताते हुए खुद को बाला साहब के उत्तराधिकारी होने का दावा किया। मुंबई महानगर पालिका में 30 से भी ज्यादा वर्षों से शिवसेना का ही कब्जा रहा है, तो उद्धव ठाकरे परिवार पर इसी आखिरी किले को बचाने की चुनौती है। विभाजन के पहले 2017 में पिछला चुनाव शिवसेना और बीजेपी ने बीएमसी में साथ लड़ा था। शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार राज ठाकरे को साथ लेकर उद्धव सेना कितनी बढ़त लेगी, ये तो अभी देखना बाकी है। उधर एआईएमआईएम के नेता ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक पुनर्गठन ने यह साफ कर दिया है कि यहां विचारधारा नाम की तो कोई चीज बची नहीं। ओवैसी ने कहा, पहले उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार के साथ हाथ मिला लिया, बाद में अजित पवार ने भाजपा से गठबंधन कर लिया और शिवसेना टूटी, जहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट भाजपा के साथ चला गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोट पर नजर लगाए ओवैसी सपा, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं क्या? इस पर सभी की नजर है, क्योंकि सभी का इस पर बहुत कुछ दांव पर लगा है। तो इस बीच जो शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत हैं, उन्होंने कहा कि बोगस वोटर्स जहां भी आएंगे हमारे लोग उसकी धुलाई करेंगे। सुनिए जरा। बोगस वोटर्स को हम ठोक देंगे। हमारा सब जगह पर हमारा जो पथक है शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों का 5000 लोग हमने तैयार किए। जहां भी बोगस वोटर आएगा, डुप्लीकेट वोटर आएगा, तो हमको खबर करनी है, वो सब हमने दे दिया है जगह जगह पे। तो हमारे लोग आएंगे, हमारे लोग उनको जहां है वहां उनकी धुलाई करेंगे। कह रहे हैं बोगस वोटर को धोएंगे। अगर कोई बोगस वोटर है भी तो उसकी शिकायत करेंगे प्रक्रिया के तहत कि धोएंगे, लेकिन यही है स्टाइल उनका। और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठी अस्मिता पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मुंबईकरांकरता शेवटची निवडणूक नाही, ही मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची निवडणूक नाही। आणि तुम्ही या ठिकाणी आम्हाला सांगता आपलं अस्तित्व संपून जाईल। अरे मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची लढाई नाहीये, तुमचं अस्तित्व पणाला लागलेलं आहे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो, तुम्ही म्हणजे मराठी नाही, तुम्हीच म्हणजे महाराष्ट्र नाही, तुम्ही म्हणजे मुंबई नाही। मुंबई म्हणजे ही बसलेली जनता आहे, मराठी म्हणजे ही बसलेली जनता आहे, महाराष्ट्र म्हणजे छत्रपती शिवरायांनी तयार केलेला हा महाराष्ट्र, ज्याला महाराष्ट्र धर्म समजतो तो महाराष्ट्र आहे। त्याच्याकडे कोणी वाकडी नजर करून। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठी अस्मिता की बात कर रहे थे, कह रहे थे महाराष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी की भूमि है, तो यहाँ पर मराठी जो है, मराठी मानुष, उसकी प्रमुखता रहेगी। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अपना बयान दिया है, उनके बयान को भी सुनते हैं। घेणं नाही, मराठी माणसाची काही देणं घेणं नाही। आता म्हणतात वा आमच्या वादापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे, वादापेक्षा। अरे मग मी म्हणतो 20 वर्षापूर्वी वेगळे का झालात? त्यावेळी तुमच्यासाठी महाराष्ट्र काय छोटा होता? बाळासाहेबांची इच्छा होती तेव्हा ती पूर्ण नाही केली। त्यावेळी बाळासाहेबांपेक्षा तुमचा स्वार्थ मोठा होता। तो एकनाथ शिंदे भी मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि महायुति जो है वो मराठी अस्मिता की बात करके और दबाव बना रही है अपने सामने के विपक्षी पार्टियों पर। बहरहाल किस तरह से महाराष्ट्र में जो ये स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उसमें बीएमसी समेत बाकी नगर निगम में किस तरह किसकी प्रतिष्ठा कितनी दांव पर, किसके लिए कितनी बड़ी चुनौती, इन्हीं चीजों को समझने के लिए एक खास चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ अवधूत वाघ जो कि राज्य भाजपा के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत अवधूत वाघ जी आपका। नमस्ते। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता, स्वागत संदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शिशिर शेलार हमारे संवाददाता मुंबई से और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ। पहले शिशिर शेलार के पास चलते हैं। शिशिर, आज तो प्रचार का आखिरी दिन है, तो एकदम बिल्कुल
पूरा शोर सुनाई पड़ रहा है, लेकिन इस बार जो नेताओं के तीखे बयानों के तीर हैं वो कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं। कोई कुछ बयान देता है, बयानों में यहां तक आ गया अन्ना मलाई रस मलाई पता नहीं क्या क्या कहा, तो फिर अन्ना मलाई भी जवाब देने में पीछे नहीं रहे। बयानों के तीर बड़े जबरदस्त चल रहे हैं, आज शाम तक पूरे चलेंगे। बिल्कुल, देखिए महज 2 घंटों का वक्त बचा है, दो अगर देखा जाए 1.5 घंटे का वक्त बचा है, 5 बजे तक का जो है वक्त दिया गया है, चुनाव वैरायटीज है, सभा है उसके लिए। और उसके बाद अगर देखा जाए तो डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकता है, मतलब जितने भी प्रत्याशी है वो घरों तक जो है वो अपना कैंपेन कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बड़ी सभाएं, रैलीज है या फिर जिस प्रकार से एडवर्टीजमेंट्स है, हालांकि वो अब जो है उसका प्रचार हालांकि 2 घंटे में थम जाएगा। लेकिन हमने जितना पिछले 1 हफ्ते में अगर पूरा महाराष्ट्र का सुरूर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से चुनाव में लिप्त हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात इसमें यह भी है कि चुनावी मुद्दे तो रहते हैं, लेकिन चुनावी बयानबाजी खासतौर पर पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार हम जो देख रहे हैं उसका स्तर जो है काफी नीचे गिरा हुआ है। तो चाहे वो लोगों के सामने जनसभा को संबोधित करते वक्त जो नेता जो बयानबाजी करते हैं, अब उनके जहन में बात नहीं आती वो क्या बात कह रहे हैं, लेकिन इसका असर जरूर दिखाई देता है। पिछले 2 दिनों से लगातार जिस प्रकार से जनसभाएं है और दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, तीखी बयानबाजी को जवाब भी दिया जा रहा है। और इसी हम देख पा रहे हैं कि चाहे राज ठाकरे की जो मुंबई में सभा हुई थी, उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से जो है उसके ऊपर बयानबाजी की गई, फिर चाहे वो अन्ना मलाई हो। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि मराठी मानुस का जो मुद्दा जो है वो फ्रंट स्टेज लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 1 महीना पहले अगर देखा जाए ये शुरुआत मराठी भाषा से होती, लेकिन पिछले 1 महीने में विकास के मुद्दे जो है विपक्ष द्वारा वो कहीं ना कहीं उसको दरकिनार किया जा रहा है, दरकिनार किया गया है। और जो अगर देखा जाए इमोशनल फैक्टर्स है जो हम जिसे कहते हैं उसको कहीं ना कहीं छूने का प्रयास यहाँ पे चाहे मराठी मानुस हो या फिर मराठी भाषा की अस्मिता का बात हो। हालांकि इस चुनाव में ये मुद्दे प्रमुख तौर पे, खास तौर पर मैं मुंबई की बात करूंगा, क्योंकि मुंबई अगर देखा जाए कहीं ना कहीं सेंटर स्टेज है, तकरीबन 29 महानगर पालिकाओं में से सबसे बड़ी महानगर पालिका मुंबई की है। और मुंबई नहीं, मैं इसमें और एक बात जोड़ना चाहूंगा, ये मराठी और मराठी के मुद्दे को लेकर खासतौर पर जो MMR रीजन है, मतलब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, जिसमें तकरीबन 9 महानगर पालिकाएं आती है, और इसका अगर बजट देखा जाए तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास इसका जो है बजट, लगभग आधा तो BMC का है। इस 1.5 लाख करोड़ में आधा तो BMC का ही, आधा BMC का। तो ऐसे में ये जो मुद्दा है महाराष्ट्र में, खासतौर पर मुंबई MMR रीजन जो लोग रहते हैं, मराठी अमराठी का मुद्दा करके कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उन सवालों को उठाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है। तो उनकी दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो जवाब जरूर मिल रहा है, लेकिन विकास जो है उसको जो है मद्देनजर यहाँ पर बीजेपी और शिंदे गुट ने जो है उस पर ध्यान दिया गया। लौटता हूँ शिशिर, लौटता हूँ विनोद जी। अगर हाल में देखा जाए कुछ 1.5-2 साल का चंक ले लेते हैं, 3 राउंड होके ये चौथा राउंड है। एक लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें नो डाउट महाविकास अघाड़ी के हाथ मोटे तौर पर बाजी लगी, उसके बाद विधानसभा चुनाव महायुति के हाथ में बाजी लगी, उसके बाद ये जो नगर पालिका के हाल में जितने चुनाव हुए स्थानीय निकाय के चुनाव, उसमें देखिए बीजेपी और महायुति को जबरदस्त बढ़त मिली है। लगभग विधानसभा चुनाव का नतीजा रिपीट हुआ है। अब ये जो नगर निगम के चुनाव हैं BMC समेत तमाम नगर निगम में, इसे आप एक तरह से चौथा राउंड कह सकते हैं। किन किन लोगों के दांव, किन लोगों का दांव लगा हुआ है, किन लोगों का भविष्य टिका हुआ है। एक बात तो हमें समझ में आती है कि BMC चुनाव की जब हम बात करते हैं तो लगता है कि सबसे ज्यादा जो चुनौती है वो उद्धव ठाकरे के लिए। लाल जी, मैं पिछले 2-3 दिन से जितने ओपिनियन पोल मैंने देखा है, उस ओपिनियन पोल में महायुति खास करके बीजेपी और शिवसेना शिंदे की जो पार्टी है उसकी लगभग पूरी हर जगह पे, हर कॉरपोरेशन में एक पूरी बढ़त है जी। और कई जगह तो आप देखिए कि उद्धव सेना और बाकी जो लोग हैं उनकी कोई नामो निशान नहीं है कई छोटे मोटे कॉरपोरेशन में। तो ये ओपिनियन पोल की बात तो मैं नहीं कहूँगा, यह बात हम लोग नहीं मानते हैं बिल्कुल, लेकिन जो बयानबाजी बात अभी बता रहे थे, शिशिर बता रहे थे कि आप ये देखिए कि आपने किसी चुनाव प्रचार में सुना है कि इस तरह से धो देंगे, पिटाई करेंगे, लतिया देंगे, लुंगी पुंगी, ये क्या है? ये फ्रस्ट्रेशन है, ये बिलो द बेल्ट। आप जब किसी नेताओं के बयान को सुनते हैं तो आप सोचिए कि वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन है, ये बिल्कुल हताशा की ये भाषा है। और ये जब आप सुनते हैं कि राज ठाकरे जो गर्जना कर रहे हैं मुंबई में, क्या उनको पता है कि मुंबई मतलब देश होता है क्या?
वे तो आप एक अन्नामलई जैसे नेता के बयान को लेके आप इतने जबरदस्त तरीके से उसको पॉलिटिसाइज करते हैं, तो आपको ये लगता है कि आपके पास दूसरा और कुछ कहने के लिए नहीं है। तो इसका जवाब देते हुए जब आप देवा भाव को देखते हैं, देवेंद्र फडणवीस को, उन्होंने पूरी चुनौती दी है कि मराठी में मतलब तुम ये ठाकरे परिवार है क्या, इस गलत फहमी में मत रहो। मराठा का मतलब महाराष्ट्र है जी, और महाराष्ट्र का मतलब छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र है जी। उसमें कोई ठाकरे परिवार महाराष्ट्र और मराठी नहीं होता। तो ये आप जब देखते हैं बयानों का, और जिस तरह से अभी आपने संजय का देखा, राउत जी को देखा, हाँ। और वो किस स्तर तक जा रहे हैं कि आप ठोक देंगे। वहां पे जो कार्यकर्ता है, वहां पे जो पुलिसिंग की व्यवस्था है, शासन है, प्रशासन है, इलेक्शन कमीशन है, वो कुछ नहीं है। ये तुम 5000 लोगों को वहां पे बना लिए हो कि हम एक कमांडो फोर्स बना लेंगे। ये शिवसेना है, ये उनका चरित्र है। और आप सोचिए कि सबसे हालत तो इसमें कांग्रेस कहाँ है। ठीक है, जिस महायुति के, महाविकास आघाड़ी के नाम पे आप ऐसे बने रहे, हाँ। महाविकास आघाड़ी ने आपको 4 सीट देने के लिए काबिल नहीं समझा, बिल्कुल। तो आपने राज ठाकरे को उससे ज्यादा आपने ये उसको चुनाव गठबंधन किया है जी। तो राज ठाकरे के कंपैरिजन में कांग्रेस पार्टी की स्थिति मैं समझता हूं कि इस महाविकास आघाड़ी में अगर सबसे कोई नुकसान में है तो कांग्रेस पार्टी है। मैं संदीप त्रिपाठी जी के पास जाऊं उससे पहले 2 बातें जोड़ देता हूं। एक, आपने कहा राज ठाकरे के लिए कि क्या मुंबई ही देश है। विधानसभा चुनाव में जब बुरी दुर्गति हुई थी तो मैं राज ठाकरे के घर पर गया था, क्योंकि मैं वहीं पर था, और मुझे लगा कि उन्होंने अपने कमरे को ही संसार मान लिया है राज ठाकरे ने। और दूसरी बात कि जो बात आपने कही कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है, इसको लेकर मैं संदीप जी के पास चलता हूँ। संदीप जी, आपने राज ठाकरे की वजह से मना कर दिया गठबंधन करने से, ठीक है, फैसला सही था कांग्रेस के लिए। कांग्रेस आज कहाँ खड़ी पा रही है अपने आप को, क्योंकि चर्चा नहीं हो रही है कांग्रेस की उतनी। बीएमसी समेत तमाम कुछ नगर निगमों में तो चर्चा है, लेकिन बीएमसी में उतनी चर्चा नहीं है कांग्रेस की। 2 बातें सर। विनोद जी ने कहा कि जब आप बिलो द बेल्ट जाते हैं तो आपकी हताशा नजर आती है। कुछ इस बात से मैं इत्तेफाक रख लेता हूं, लेकिन विनोद जी को ये बात आज समझ में आई। मोदी जी का वो तब समझ में नहीं आया जब वो कह रहे थे मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस चोरी कर लेंगे, मुजरा होगा तो क्या होगा। बिलो द बेल्ट ही था और एक प्रधानमंत्री का तो बिल्कुल था। तो सर हताशा अब भी देखी जा सकती थी। अब आ रहे हैं बात सर, मुंबई मुझे काम करने का छात्र राजनीति में भी मौका मिला। मैं एनएसयूआई के इलेक्शन कराने के लिए वहां 2011-12 में भी गया था जी। और अब की 2024 के लोकसभा में एज ए नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं वहां अब की बार इंचार्ज के रूप में गया। तो मैं 2 चीजें वहां खूब अच्छी तरीके से जान रहा हूं। जो अभी ये बात आई कि 5000 लोगों की फौज बना ली है सर, उसमें से 90% सर उत्तर भारत के लोग होते हैं। जो भी वहां पर ये राज ठाकरे हो या चाहे वो शिवसेना हो, जो भी ये मारपीट और ये झगड़ा झंझट होता है उसमें 90% उत्तर भारतीय होते हैं। इस बात को खूब अच्छी तरीके से समझते हैं। अब और उसका सर उदाहरण अगर देखना है तो हमारे यहाँ के एक कोडिन भैया के नाम से नए नए मशहूर हुए, जिनको कहा जाता है कि बहुत बड़े माफिया है, भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं सर। तो ये जो वहां का बीएमसी का जो पैसा का वो है अट्रैक्शन, वो लेके जाता है पूरे भारत। अभी जो आपने कहा कि भारत मान लिया है क्या, तो सर आर्थिक राजधानी है उसमें मुंबई, कोई 2 राय नहीं है कि वो आर्थिक राजधानी है। पूरे भारत एक पार्षद के लिए भाजपा ने एक सांसद लगा रखा है। आपने अपने सवाल पर जवाब नहीं दिया संदीप जी। नहीं, उसी पे दे रहा हूँ सर। अब हमारे सर 31 पार्षद थे। आप जानते हैं मैं बहुत तथ्यात्मक बात करता हूँ। 31 पार्षद थे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कांग्रेस को अपने निर्णय पर कुछ पछतावा है कि राज ठाकरे की वजह से उद्धव ठाकरे से गठबंधन नहीं किया, तो आज बीएमसी में कांग्रेस की संभावना कम हो गई है क्या? नहीं सर, हम 31 पार्षद हमारे थे। 2000 जो है जब 17 में चुनाव हुआ था, 4 साल से तो ये लोग हिटलर शाही वहां पर चला रहे थे। 4 साल तो वहां चुनाव ही नहीं होने दिए सर। ये तानाशाह लोग, अभी चीन के वो डेलीगेशन के लोग मिल रहे हैं तो उनसे सीख रहे हैं। तो उसका प्रयोग सर मुंबई में एक प्रयोग ये कर चुके, किस तरीके से बिना चुनाव के सरकार चलाई जाती है। 4 साल से तो ये सारे ये जो है सारे नारी निकम्मे लोग जो है वहां पे इस तरीके की सरकार चला रहे थे। हमारे 31 पार्षद थे। लाल जी आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारा रिजल्ट उससे बेहतर होगा,
ये हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ठीक, चाहे वो अब दूसरे अमरावती राउंड में हो, आता हूं चाहे आपके पुणे पास। हो, चाहे कल्याण हो, ठीक। यहाँ पर हम बहुत बेहतर करने जा रहे हैं। ठीक, दूसरे राउंड में आ रहा हूं। कमजोर हो सकता है, लेकिन पुणे, अमरावती, इन सारी जगह नगर निगम में बहुत बेहतर करेंगे, और बीएमसी में भी 31 प्लस पार्षद रहेंगे, 31 पहले के। ठीक है, बस खाली अंबरनाथ की तरह आगे ना हो, जैसे अंबरनाथ में आपके 11 के 11 उधर हो गए थे। ठीक है, मैं अवधूत बाग जी के पास चलता हूं। अवधूत बाग जी, ये बताइए कि अभी जिस तरह ठाकरे बंधुओं ने हाथ मिला लिया बीएमसी में, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती, एक तो ये बताइए। दूसरी बात ये कि आपकी पार्टी ने भी नगर पालिका के जब रिजल्ट आए तो बड़े अजीब अजीब से गठबंधन किए, कहीं कांग्रेस के साथ, कहीं एआईएमआईएम के साथ भी। बीएमसी में भी कुछ ऐसा होगा क्या चुनाव के बाद? आपके पहले सवाल का मैं जवाब देता हूं। जब आदमी अंधेरे में चलता है तब उसको कोई साथी लगता है, वो साथी उसकी सिर्फ जो उसके मन में जो डर है वो डर निकलने के लिए चाहिए। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अंधेरे में चल रहे हैं, इसके लिए उनको दोनों को साथ रहना पड़ रहा है। उससे ज्यादा इन दोनों के साथ आने का मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन में कोई फर्क नहीं होगा। यदि वो महाराष्ट्र के लिए, मराठी भाषा के लिए, मराठी अस्मिता के लिए साथ आते थे तो पूरे महाराष्ट्र में 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें वो साथ क्यों नहीं आए, ये मेरा सवाल है। क्या मराठी अस्मिता, मराठी माणूस, मराठी भाषा महाराष्ट्र सिर्फ मुंबई के लिए सीमित है? क्या वो नासिक के लिए नहीं है, पुणे के लिए नहीं है, पिंपरी चिंचवड के लिए नहीं है, सोलापुर के लिए नहीं है, कोल्हापुर के लिए नहीं है? तो उनका सिर्फ एम एक ही है कि ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, पुणे, नासिक और मुंबई, ये गोल्डन ट्रायंगल में महाराष्ट्र की 80% रेवेन्यू जनरेट होती है। उसके ऊपर कंट्रोल करना, रियल एस्टेट कंट्रोल करना, बाकी मराठी आदमी को उनसे कुछ लेन देन नहीं है। लास्ट 33 इयर्स आप देखिए, 1985 में फर्स्ट टाइम म्यूनिसिपैलिटी में पूर्ण बहुमत से शिवसेना सत्ता पे आ गई। 1985 से 2025 तक, इसमें सिर्फ 5 बरस छोड़ दो, क्योंकि 1992 से 1997 तक कांग्रेस की सत्ता आ गई, वो 5 बरस छोड़ दो तो आपको 35 इयर्स शिवसेना की सत्ता थी। शिवसेना ने मराठी आदमी के लिए क्या किया, और मराठी आदमी के लिए आज ये बात कर रहे हैं, तो 18 बरस पहले राज ठाकरे शिवसेना क्यों छोड़कर चले गए? तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इनकी जो बातें हैं उनके बात पे मत जाइए। ठीक, कल अमित ठाकरे ने कहा था कि आपने एक सवाल पूछा, उत्तर भारत से आने वाली सभी ट्रेन हम लोग रोक देंगे। यह कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कौन सी अपनी विचारधारा में बैठता है, कौन सी घटना में आपने जो सवाल पूछा अवधूत जी, क्योंकि आज हमारे पास दोनों सेना में, चाहे दोनों ठाकरे में से कहिए, उद्धव ठाकरे जी की तरफ से, राज ठाकरे जी की तरफ से कोई प्रवक्ता है नहीं। मैं संदीप जी आपके पास आता हूं, लेकिन जो सवाल अवधूत जी ने उठाया वो है, उसमें दम है। मैं चाहता हूं कि इसका शिशिर जो है कुछ जवाब दें, क्योंकि शिशिर वहां ग्राउंड पर इसलिए दे सकते हैं। मैं आ रहा हूं, संदीप जी आ रहा हूं। थोड़ा सा 10 सेकंड बोल लीजिए, फिर शिशिर के पास बोलिए। हाँ, अभी भाजपा के हमारे साथी ने कहा कि जब अंधेरे में आप चलते हैं तो किसी सहारे की जरूरत होती है। साहब बिल्कुल, तभी तो आप आरपीआई वाले को भी ले लीजिएगा, शिवसेना तोड़कर शिंदे जी को भी ले लीजिएगा। 56 इंची सीना है, फिर भी इतना डर। आप बात कर रहे हैं दुनिया भर का, मतलब इतने बहादुर हो तो अकेले। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा। ठीक है, रुकिएगा। हाँ शिशिर, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि जो अवधूत जी ने बात की कि ये कह रहे हैं कि मराठी अस्मिता को बचाने के लिए आए, लेकिन उनका मुझे वो सवाल लगा कि ये मराठी अस्मिता सिर्फ मुंबई में ही बचानी है। अगर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को साथ में आना था तो पूरे महाराष्ट्र में साथ में आना था। पूरे महाराष्ट्र में मराठी लोग रहते हैं। ये सवाल वैलिड है इनका, जरा बताइए, क्योंकि अभी उन दोनों में से किसी के प्रवक्ता नहीं है। ये उनका गठबंधन सिर्फ मुंबई तक ही क्यों रहा? शिशिर, देखिए, बात गठबंधन की नहीं है बल्कि विचारों के गठबंधन की लिए, क्योंकि अगर इसको पिछला चुनाव अगर देखा हमने तो जिस प्रकार से विधानसभा में, हालांकि महाविकास आघाड़ी तो थी, महाविकास आघाड़ी के साथ कांग्रेस भी थी, और उस वक्त जो है ये मुद्दे नहीं थे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ये मुद्दे अब क्यों आए हैं? तो इसलिए आए क्योंकि जिस प्रकार से राज ठाकरे सामने आए, राज ठाकरे का अगर पूरा
अगर देखा जाए उनकी राजनीति देखी जाए तो मराठी बनाम अमराठी की रही है, जहां से उनकी पार्टी का जो शुरुआत हुई थी और तब से लेके अब तक। और जहां तक बात करें इन महानगर पालिका चुनाव की, ये मुद्दा कहीं ना कहीं मराठी विरुद्ध अमराठी बनाने का प्रयास राज ठाकरे कर रहे हैं और उनके साथ शिवसेना खींची चली गई है। ये पहली बात। दूसरी बात इसमें यह भी है कि अगर कांग्रेस साथ में आती है, चूंकि मैं ये बताना भी चाहूंगा कि कांग्रेस जो है एक वक्त अगर देखा जाए तो प्रमुख विपक्षी पार्टी थी महानगर पालिका में। ऐसे में उद्धव ठाकरे आखिर क्यों नहीं गए कांग्रेस के पास? तो प्रमुख मुद्दा यही था कि विचारों की खासतौर पर बात अगर करते हैं तो महाराष्ट्र में जो तबका है वो कहीं ना कहीं शिवसेना के साथ खड़ा है। उस तबके को फिर से अपनाने के लिए, फिर से अपनी ओर खींचने के लिए अगर देखा जाए तो राज ठाकरे के साथ जो है बयानबाजी की जा रही थी। इसमें यह भी है कि पिछली बार अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव में जो वोट ट्रांसफर हुए वो कांग्रेस के, ये कहा जा रहा है जितने भी पॉलिटिकल पंडित है वो कहते हैं कि कांग्रेस के वोट ट्रांसफर हुए। कांग्रेस के खेमे में जब बैठक हुई मुंबई में, जब कांग्रेस अध्यक्ष चन्नीथला यहाँ पर आए थे, जो महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी भी है, उन्होंने बात भी की थी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वोट ट्रांसफर हुआ है और खासतौर पर कांग्रेस के जो यहाँ के मुंबई के जो लीडर्स है वो दबी आवाज में ये कह रहे हैं कि हमारे वोट ट्रांसफर हुए लेकिन उनके वोट हमें नहीं मिले। ठीक है। और यही बात उद्धव ठाकरे जानते और इसीलिए इस बार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन एमएलएस को साथ लेना, खासतौर पर राज ठाकरे को साथ लेना, ये चुनावी मजबूरी बन रही है। ठीक, मैं लौटता हूं, आप सभी के पास लौटूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सभी बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद। सुशील को भी बोला कि दे यार तुम। मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त, और हम इस समय बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय चुनाव, BMC समेत जो तमाम नगर निगम में चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या कुछ चल रहा है, किनकी किनकी प्रतिष्ठा दांव पर। लेकिन एक सवाल जो कि मैंने शिशिर से पूछा था, शिशिर ने जवाब दिया भी ग्राउंड से, लेकिन मैं चाहता हूं उस सवाल का जवाब विनोद जी भी दें। विनोद जी, जो अवधूत जी ने सवाल उठाए हैं कि आखिर ठाकरे बंधुओं को जो मराठी अस्मिता की बात है वो सिर्फ 75,000 करोड़ रुपए, 74,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा BMC वाले में ही क्यों याद आ रही है अस्मिता? लाल जी, मैं आज 15 तारीख को चुनाव है और 16 को शायद इसका परिणाम है। जो 29 महानगर निगम और जो भी हैं उसके चुनाव लोकल बॉडी के। आप 17 तारीख से कांग्रेस पार्टी की और आप त्रिपाठी जी की पार्टी को देखिएगा कि वोट चोरी का स्लोगन वहां से शुरू हो जाएगा। आजा। मैं उनकी एक स्थिति बता रहा हूँ। वो चूंकि मुंबई में काम किया है संदीप जी ने, तो उनको शायद बेहतर पता होगा। राज ठाकरे की पार्टी पूरे जनरल इलेक्शन में 0 सीट, बिल्कुल। पूरे असेंबली इलेक्शन में 0 सीट, यस। और ये नगर निगम BMC में उसकी 1 सीट। कितनी बड़ी ताकत है राज ठाकरे की, ये बात जनता ने दिखाया है इस पिछले 1 साल में जी। जिस बड़ी ताकत के साथ में ये कांग्रेस पार्टी को छोड़ के उद्धव ठाकरे की अपना एक गठबंधन बना है। अब कांग्रेस पार्टी की ताकत देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने अगर महाविकास आघाड़ी को छोड़ा इस बार, तो पार्टी ने किससे साथ लिया, आघाड़ी बनाया प्रकाश अंबेडकर के साथ में। भाई साहब, प्रकाश अंबेडकर को उन्होंने 60 या 65 सीट दी थी, शिशिर करेक्ट करेंगे। उनके पास कैंडिडेट नहीं मिला। अच्छा। BMC के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के आघाड़ी के 40 सीट के लगभग
मैं अगर करेक्ट कर सकते हैं सीरीज को कि उस पे कैंडिडेट ही नहीं है और ये कहेंगे कल से कि वोट चोरी हो गई। तो सवाल है आपके पास त्रिपाठी जी, आपके पास कैंडिडेट नहीं है बीएमसी इलेक्शन में उतारने के लिए और आप दावा करते हैं कि हम अपोजिशन में, वहां सबसे बड़ी पार्टी थी, यहाँ ये हो गया, वहां वो हो गया। एक पार्टी जो दावा करती है कि हम लतियाएंगे, क्या लूंगी क्या पूंगी। अरे जनता ने आपको 4 बार दिखाया है आपका कोई वजूद नहीं है और आप सबसे बड़ा मराठी मानुस है। तो पॉलिटिक्स को आप इस रूप में देखिए कि जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि ये भाई लोगों की अस्तित्व की लड़ाई है, ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर बीएमसी में उनको सम्मानजनक सीट इस बार नहीं आती है तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की, राज ठाकरे की एमएनएस ये फिनिश पार्टी है। बिल्कुल, ये बात अभी देखना बाकी है। ठीक। संदीप जी, अभी आपने एक सवाल उठाया था कि ये बीजेपी वाले तो किनसे, रामदास अठावले, हाँ, रामदास अठावले की पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं। विनोद जी ने अभी जिक्र किया प्रकाश आंबेडकर के साथ आपने क्या किया, ऐसी पार्टी को स्टेक दिया जिनके पास कैंडिडेट तक नहीं मिले। प्रकाश जी पहले भी अगाड़ी में थे, विनोद जी इसको करेक्ट कर लीजिए, सिर्फ बीएमसी में नहीं वो अगाड़ी में थे। देखिए अभी राज ठाकरे का बिल्कुल आपने कहा कि चुनाव हार गए थे। पहली बात तो आपने कहा कि हमारा अस्तित्व, तो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी याद कर लीजिए विनोद जी। और उसी जो है मुंबई में हमने सर एक बहुत बड़े वकील साहब को, वो मैं प्रभारी भी था इसलिए मुझे पता है, हमारे जो है एक नाथ वर्षा गायकवाड़ जी जीत कर सांसद भी बनी है। तो आप ये कह दीजिए कि हम ही नहीं है, तो ये तो अतिशयोक्त बात होगी। दूसरी बात, आप राज ठाकरे बिल्कुल आप कह रहे हैं सीट नहीं है, वैसे ही नहीं है जैसे अपना दल जब अकेले चुनाव लड़ती थी तब 60% वोट हुआ करता था, सीटें नहीं होती। वैसे ही राजभर जी चुनाव लड़ते थे, सीटें नहीं होती थी जब तक अकेले लड़ते। वैसे ही जैसे निषाद पार्टी की सीटें नहीं होती थी अकेले जब तक चुनाव लड़ती थी। आज राज ठाकरे अगर और उद्धव ठाकरे, जहां तक मुझे लगता है, अगर मिलकर लड़ रहे हैं तो उसका फायदा बिल्कुल उद्धव जी की पार्टी को मिलेगा, पहली बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, मतलब गजब का टेस्ट आ रहा है। अगाड़ी आपका, उद्धव ठाकरे आपका और पार्टी मेरा बना। एक तरफ ये है, एक तरफ ये दुख है कि भाई नहीं गठबंधन बन पाया, दूसरी तरफ शुभकामना भी है उद्धव ठाकरे जी के लिए, है ना संदीप जी? मैंने वहां काम किया, उसके नाते मैंने एक विश्लेषण किया जो मैंने देखा है जमीन पे। ये सिर्फ कांग्रेस के नाते नहीं, एक जो है पॉलिटिक्स में होने के नाते, उसका विद्यार्थी होने के नाते मैंने एक छोटा सा अपना मत रखा है। बाकी मैं उनके खिलाफ प्रतिद्वंदी हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ और पार्टी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारे साथ तो आपके ही चैनल पे आनंद द्विवेदी जी थे या किसी चैनल पे थे, हुआ तो वो सारी ऐसी सहानुभूति और शुभकामना के साथ किस तरह की फाइट देंगे आप संदीप जी? ऐसी शुभकामना और शुभेच्छा के साथ कैसी फाइट देंगे आप? वो 40 सीटें वैसे वाली ही हैं सर, आप समझिए। ठीक, वो फ्रेंडली फाइट इसको कहा जाता है। अवधूत बाग जी के पास हम वही कर रहे हैं। ठीक, हमने वही पे कैंडिडेट बिल्कुल था सर, ऐसा नहीं है कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश की एक सीट पर चुनाव लड़ा सकती है तो हम तो मुंबई और महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है, हम मुख्य विपक्षी दल है। तो ये चीजें मत कहिए कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं था। हाँ, लेकिन फ्रेंडली फाइट जैसी चीजें भी होती हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इस तरीके की परिस्थितियां हैं। ठीक, ठीक है। अवधूत बाग जी के पास, अब आप रुक जाइए, ट्रेन की बात कर रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है। अवधूत जी, अवधूत एक सर एक जवाब मैं जरूर, जल्दी। अवधूत जी ने कहा कि जो है इनका गठबंधन हर जगह है, तो कहा आरपीआई को इन्होंने पुणे में सीटें दी हैं क्या, या और जो आपकी सीटें हैं कैसा आपका दलित प्रेम है भैया, जरा बताइए। इसे मुंबई में जगेगा और जो अवधूत जी का जवाब आप ले लीजिए। आप वहां पर आप सीटें नहीं देंगे। अवधूत जी का जवाब, दलितों का मतलब अवधूत बाग जी दीजिए जवाब। जहां जरूरत हो, लेकिन सम्मान हर जगह नहीं दीजिएगा। ठीक, रुक जाइए। ठीक ठीक, अवधूत जी जवाब क्यों? और अवधूत बाग जी जवाब दीजिए। थाने में आप उनको सीट नहीं दे रहे थे। रुक जाइए, अब आ गया सवाल, आ गया आपका। अब अवधूत जी का जवाब लीजिए। हाँ अवधूत जी, मैं यहाँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए आया हूँ। जो आदमी कांग्रेस का प्रवक्ता होने के साथ साथ उद्धव ठाकरे का और मनसे का भी प्रवक्ता होता है, ऐसे लोगों के सवाल को मैं जवाब नहीं देना चाहता।
बात रही भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन और मुंबई महानगर पालिका की, जहां मुद्दों का प्रभाव खत्म हो जाता है तब लोग मुद्दे पर आते हैं। इसके लिए राज ठाकरे के मुंह से भड़वा नाम की गाली आती है सभा में। जैसे साले आया था अमित शाह के 4 साल से चुनाव नहीं कराते। संदीप जी सुन लीजिए उनका जवाब सुन लीजिए। आपने सवाल उठाया तो जवाब सुनिए। भैया मैं बात नहीं करूंगा इस प्रकार से नेशनल न्यूज चैनल पर उन्होंने आपकी सारी बातें उन्होंने सुनी, तो आप जवाब आप भी सुन लीजिए। सर गाली दिया जा रहा है सर आपके चैनल पे, बताइए। जवाब तो सुन लीजिए, जो भी आपने सवाल उठाया उसका जवाब सुन लीजिए। बोलिए अवधूत जी, बोलिए। भैया संदीप जी, आप बहुत बड़े पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, आप मुझे क्षमा कीजिए। जब आप बात करते हैं तो मैं बात नहीं करता हूं। ठीक है, आप सुन रहे हैं सर। दूसरे का सुनने आप संदीप जी सुन रहे हैं, बोलिए अब। ठीक, अब बोलिए। बहुत बड़े नेता है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक, बोलिए अवधूत जी। भैया आपने कहा अवधूत जी जवाब। दृश्य देख के दूसरी बात ऐसी है, आप राज ठाकरे की जब बात कर रहे हैं और आपने मुझे पहले सवाल पूछा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में आने के बाद क्या होगा। 2012 के इलेक्शन में जहां राज ठाकरे रहते हैं और शिवाजी पार्क और महिम में सातों की सातों सीट पे राज ठाकरे की पार्टी कॉर्पोरेशन का चुनाव जीत गई जी। 2017 में 5 बरस के बाद सातों की सातों सीटें हार गई। तो 2007 के चुनाव में जब मनस से फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ी थी तब उनके पास मुझे लगता है 13 या 14 कॉर्पोरेटर थे। 2012 में वो कॉर्पोरेटर बढ़ के 28 हो गए। 2017 में मैं माफी चाहता हूं, आपने गलत मिश्रा साहब ने गलत बताया। उनके 7 कॉर्पोरेटर जीत के आए थे। उसमें से 6 कॉर्पोरेटर ने अपना दल बदला। हाँ, तभी एक बच गया था। ठीक है, हाँ, एक ही बच गया था और इसके लिए बच गया था वो टाइम वो जेल में था। वो टाइम हमें 82 और शिवसेना को 84 मिले थे। हमारी सरकार शिवसेना की और हमारी सरकार थी, इसके लिए देवेंद्र फडणवीस ने वो टाइम सत्ता में सहभागी होने से नकारा और शिवसेना को सत्ता दी। मैं कहता हूं कि जिस भाई के 7 में से 6 कॉर्पोरेटर चुराए हैं उद्धव ठाकरे ने, वो बोलते हैं बीजेपी मत चोरी कर रहा है, ईवीएम चोरी कर रहा है, वोटिंग चोर कर रहा है, हमारे बाप को चुरा रहा है, हमारे पार्टी को चुरा रहा है, हमारे ध्वज को चुरा रहा है। वो तो अगर आप चुनाव जीत गए, अरे उन्होंने खुद ही, तो इस नतीजे के बाद भी ये सब बातें आएंगी। बेचारे भाई को खाली 7 सीटें मिली थी। ठीक है, बेचारा खुद ही परेशान था। वो 7 में से 6 नगर सेवक। शुक्रिया, समय की कमी अब। आज शुक्रिया के साथ बैठा है। धन्यवाद आप सभी का। अवधूत जी धन्यवाद, संदीप जी धन्यवाद, शिशिर धन्यवाद और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र में खासतौर पर बीएमसी और नगर निगमों के जो चुनाव हैं वो वहां की राजनीतिक पार्टियों के भविष्य भी तय करते हैं। इस पर सभी की नजर है, पूरे देश की नजर है। अब बात करेंगे दक्षिण की। दक्षिण में तमिलनाडु में और दक्षिणी राज्यों में हलचल बढ़ रही है क्योंकि तमिलनाडु और केरल में और पुदुचेरी में चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव। तो मिशन साउथ को लेकर बड़ी हलचल क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का तमिलनाडु और केरल दौरा चल रहा है। तो तमिलनाडु में और केरल में सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने तमिलनाडु का दौरा किया। एआईएडीएमके के साथ बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने तमिलनाडु के चुनावी जंग को दिलचस्प बना दिया है। खास बात यह भी है कि तमिलनाडु की सियासत में 3 द्रविड़ पार्टियां सियासी जंग को दिलचस्प बना रही हैं। डीएमके है एक तरफ, दूसरी तरफ एआईएडीएमके और एक और पार्टी मशहूर अभिनेता विजय की टीवीके। इन दोनों गठबंधन के सामने चुनौती बनकर खड़ी है। पिछले वर्षों में एआईएडीएमके के बिखराव के कारण डीएमके को तमिलनाडु में अपनी सियासत मजबूत करने का भरपूर मौका मिला, लेकिन पिछले साल से सियासी स्थिति थोड़ी बदल चुकी है। अब डीएमके नेता स्टालिन को एआईएडीएमके के पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने कड़ा मुकाबला देना शुरू कर दिया है। वहीं अपनी फिल्मी लोकप्रियता के दम पर विजय, जो टीवीके के हैं, उन्होंने भी युवाओं में जबरदस्त पकड़ बनाई है। डीएमके पर एंटी इनकम्बेंसी का लोड इस बार बहुत ज्यादा है। 10 साल हो गए उनको सत्ता में, लेकिन द्रविड़ पॉलिटिक्स को धार देकर स्टालिन सत्ता में अभी भी बने रहना चाहते हैं।
डेवलपमेंट को लेकर बीजेपी और एआईएडीएमके ने लोगों में विकास को लेकर जोश पैदा किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में स्थानीय स्तर पर गुटबाजी चरम पर है, लेकिन पार्टी को यह तय करना भी बाकी है कि वो डीएमके के साथ रहे या फिर उभरती हुई टीवीके के साथ जाकर भविष्य को आजमा ले। अब देखना यह भी है कि तीनों द्रविड़ दलों में लोगों का आकर्षण किन मुद्दों को लेकर है। 30 साल की पुरानी सियासत से लोग कितना आगे निकल चुके हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या लोग अभी भी डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में ही रहते हैं या कुछ तीसरा विकल्प भी चुनते हैं। तो बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है और नितिन नबीन इसी सिलसिले में तमिलनाडु में है। तो भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने डीएमके सरकार पर हमला बोला। अब यहाँ की डीएमके की सरकार को इसमें मुनाफा दिखता था, केंद्र का पैसा आता था और राज्य अपने खजाने से उसको अपने तरीके से खर्च करता था, यह यहाँ के मंत्रियों के खाते में जाता था। लेकिन अब भारत की सरकार ने, आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना कड़ाई कर दिया है कि जिसकी बेचैनी में डीएमके के नेतागण लगातार अब आंदोलन की बात करते हैं, पर गरीब का निवाला छीनने वाले को तमिलनाडु की जनता कभी माफ नहीं करेगी। इस बात का आग्रह करने आपके बीच में मैं आया हूं। तो वहीं डीएमके के नेता टीके एसलांगोवन ने कहा कि बीजेपी तो सिर्फ समस्या उत्पन्न करने के लिए ही जानी जाती है। BJP leader had come here and said that Prime Minister is coming to Tamil Nadu and will address a meeting near Tirupparankunram, and he will also visit Tirupparankunram temple. See, BJP is known for creating trouble. To any extent they will go. तो जैसा कि आप देख रहे हैं तमिलनाडु में हलचल बढ़ गई है और यह हलचल भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के दौरे से भी बढ़ी है। अक्षया नाथ हमारी संवाददाता जुड़ रहे हैं सीधे चेन्नई से हमारे साथ। अक्षया, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या क्या प्रोग्राम है नितिन नबीन का? अभी देख रहा था मैं कि कहीं पर वो संबोधित कर रहे हैं लोगों को, और क्या क्या उनका प्रोग्राम है नितिन नबीन का? लालचंद जी, 2 दिन का प्रोग्राम था। शनि और सोमवार को नितिन नबीन जी यहाँ पे आए थे और नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते उन्होंने कई सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं को और यहाँ के स्टेट लीडर्स को मिले थे और जहाँ पे पोंगल सेलिब्रेशंस, यहाँ के एक स्टेट फेस्टिवल है पोंगल, और उस टाइम वह फेस्टिवल के दौरान उन्होंने जब लोगों को मिले थे उस टाइम को उन्होंने बोला कि आने वाले अगले 90 दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तमिलनाडु के पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए, और बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता के वर्क है कि लोगों के सामने डीएमके के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और उनके गवर्नमेंट के जो विफलता है उसके बारे में लोगों तक पहुंचाने के लिए नितिन नबीन ने कहा है यहाँ के कार्यकर्ताओं को। और 2 दिन पोंगल के सेलिब्रेशंस के ही प्रोग्राम्स में उन्होंने जुड़ा है और कई सारे कोयम्बतूर के कई सारे जगहों उन्होंने विजिट भी किया है। और ये याद में रखना चाहिए कि कोयम्बतूर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी और लोकेशन है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोयम्बतूर से है एक एमएलए भी वानती श्रीनिवासन, तो वहाँ पे ग्राउंड वर्क और ज़्यादा करने से बीजेपी को और थोड़ा फ़ायदा होगा। तो इसी की वजह से कोयम्बतूर फोकस्ड यात्रा है नितिन नबीन जी का। अक्षय, एक बात और, इस बार जो विधानसभा चुनाव होने हैं इसमें ये बात उठ रही है कि जो तमिलनाडु के लोग हैं, तमिलनाडु के वोटर हैं, आप देखिए पिछले 30 साल, कई दशक हो गए, कई डिकेड हो गए डीएमके या एआईएडीएमके। अब जैसे टीवीके आई है, एक्टर विजय की पार्टी, बीजेपी अपना मजबूत दस्तक दे रही है, जाहिर सी बात है एनडीए का गठबंधन बना के दे रही है जिसमें एआईएडीएमके हैं। क्या इस बार ऐसा आपको लग रहा है, क्योंकि अब जो है ये शायद दूसरा चुनाव है जब ना तो जयललिता हैं ना करुणानिधि हैं, ये दोनों स्टॉल वॉच हुआ करते थे वहाँ की राजनीति में। तमिलनाडु के लोगों का मूड क्या दिख रहा है, और ये भी कि क्या इसी के लिए अलग अलग तरह का रीअलाइनमेंट भी दिखाई पड़ रहा है कि कौन किसके साथ गठबंधन करे? दुविधा है, कांग्रेस डीएमके के साथ रहे या फिर टीवीके के साथ जाए, बीजेपी किन के साथ रहे, ये वहां पर चल रहा है अभी क्या वहां की पॉलिटिक्स में?
बिल्कुल लालचंद जी, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि आपने बोला था, यहाँ पे जयललिता और करुणानिधि के मौत के बाद में हमने कई सारे पॉलिटिकल टर्मोइल देखा था। AIADMK के अंदर ही हमने बहुत सारे स्प्लिट्स देखा था, और DMK में भी हमने देखा कि MK स्टालिन ने उनके फादर के फुटस्टेप्स में पीछे आके DMK को सॉलिडाइज किया। इसी की वजह से 2021 में DMK को वो चुनौती जीतने के भी अपॉर्चुनिटी मिला था। पर इस बार हम देख रहे हैं कि कई सारे डिफरेंसेस हैं। 2020 इलेक्शंस के बाद जो सरकार यहाँ पे आया है, उसके बारे में कई सारे सिचुएशंस बिगाड़ गया है। लोगों के मन में भी एक सवाल उठा है कि क्या DMK एक और बार चुनाव जीत सकता है कि नहीं। दैट्स एंटी इनकम्बेंसी का सिचुएशन भी है। उसी टाइम पे हम देख रहे हैं कि AIADMK और NDA के जो अलायंस है वो भी बहुत ही तरीके से स्ट्रांग हो रहे हैं, और उनके साथ जो PMK था वो भी आके ऑफिशियली उनके साथ जुड़ गए हैं। और हम देख रहे हैं कि AIADMK के एडपाडी के पलनीस्वामी ने भी ये बताया है कि और ज़्यादा पार्टियों, छोटे मोटे पार्टियों जो हैं तमिलनाडु में, वो आके AIADMK NDA अलायंस में जुड़ने वाले हैं। और आपका दूसरा सवाल था कि TVK के जो नया पार्टी जो आया है उसका क्या होगा यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि द्रविडियन स्टेट जो है तमिलनाडु, यहाँ पे द्रविडियन पार्टीज़ को बहुत सारे इंपॉर्टेंस दिया गया है, और यहाँ के जो लोग हमेशा द्रविडियन पार्टीज़ के साथ ही वोट करने का एक पास्ट एनालिसिस भी मिला है। तो TVK जो एक्टर विजय का जो पार्टी है, उनका पॉपुलैरिटी भी बहुत ही ज़्यादा है तमिलनाडु में, और इसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज अब TVK के साथ भी जाने के लिए सोच रहे हैं। हमने देखा था कि DMDK लेकिन जो अक्षय, कैप्टन क्या विजयकांत का TVK ने पार्टी कुछ था, साफ किया है? वो लोग TVK ने या उनके नेता विजय ने कुछ साफ किया है कि वो किस तरफ जाना चाहता है? ऐसा कुछ अभी तक दिया है क्या? हिंट दिया है कुछ ऐसा? अभी नहीं, अभी तक TVK ने और विजय ने बताया है कि वो किसी और पार्टी के साथ जोड़ने के वाले नहीं है, वो अकेले कंटेस्ट करने वाला है। पर आगे जब इलेक्शन के साथ हम देखेंगे तो उस टाइम कुछ चेंजेस भी आने वाले के शायद पॉसिबिलिटीज है। कांग्रेस के कई सारे नेताओं TVK के साथ जाने के लिए भी बोल रहे हैं। ठीक, शुक्रिया अक्षया। आगे बात करते रहेंगे। अभी तो तमिलनाडु की राजनीति बहुत गर्म रहेगी विधानसभा चुनाव को लेकर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को 7वीं चिट्ठी लिख डाली। करेंगे इस पर बात ब्रेक के बाद। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा PM गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं, पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर इस वक्त, और अब बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चिट्ठी पर चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखे जा रही हैं। आखिर इसके पीछे क्या है? क्यों लगातार बार बार एक के बाद एक चिट्ठियां ममता बनर्जी लिख रही हैं चुनाव आयोग को? पश्चिम बंगाल में SIR को रोकने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लगातार कोशिश चल रही है। TMC सुप्रीमो और CM ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक और चिट्ठी लिख डाली। वोटर लिस्ट के तार्किक विवेचना, यानी कि जिसको अंग्रेजी में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज कहते हैं, उसको उन्होंने इस चिट्ठी में असंवैधानिक बता दिया। कहा यह तो संविधान के मुताबिक नहीं है।
दरअसल सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग वोटरों के विवरणों का विश्लेषण कर रहा है, तो सीएम ममता और उनकी पार्टी टीएमसी एसआईआर प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रही है। एसआईआर के मामले को लेकर टीएमसी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में भी है। याद कीजिए, बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान भी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट गई ही थी। तो बीजेपी ने ममता बनर्जी द्वारा लिखी गई एक और चिट्ठी पर सवाल उठाई और कहा कि क्या फर्जी वोट से चुनाव जीतना चाहती है ममता बनर्जी। अब सवाल यह भी है कि एक के बाद एक लगातार ये चुनाव आयोग को चिट्ठी ममता बनर्जी लिख क्यों रही हैं? क्या इन चिट्ठियों के जरिए चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं? और क्या ये ममता बनर्जी और टीएमसी की सारी कवायद घुसपैठिए वोटरों को बचाने के लिए है क्या? तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि ममता दरअसल बार बार खुद को ही एक्सपोज कर रही हैं। जो वोट्स उन्होंने इधर उधर से गलत तरीके से जमा किए थे, वो एसआईआर के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बार बार इस डर के कारण वो गलत गलत मुद्दे उठा रहे हैं। बिहार में एसआईआर हो गया, ऐसी कोई बात नहीं उठाई। अब इस तरह की बात उठा के सिर्फ अपने आप को ही एक्सपोज कर रही है ममता बनर्जी। देखिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज जो है अपने वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण के लिए है। साफ सुथरी वोटर लिस्ट हो, वही वोटर लिस्ट में हो जो देश के नागरिक हो। ऐसा एक्सरसाइज का सपोर्ट करना चाहिए ममता बनर्जी को, लेकिन बार बार इस बात को उठाने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सपोज कर रही है और उनको अपना डर जो सता रहा है, इसलिए इस तरह के लेटरबाजी कर रही है। टीएमसी की तरफ से जवाब सांसद कल्याण बनर्जी ने दिया। देखिए क्या कुछ कल्याण बनर्जी ने कहा। Today that Bengal SIS matter were taken up. Two petitioners were there, Dola Sen and Derek O'Brien. Now in the application we have said, and also that the how 1 crore 30 lakhs have been shown as logical discrepancy, which was not there in Bihar, and there is no scope also within the EC's guideline to ascertain logical discrepancy. So the matter will be taken up on next Monday. Election Commission has been asked to submit a affidavit. जो ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का मुद्दा कुणाल घोष उठा रहे हैं, ये कितना बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में है, कितने बड़े वोटर के साथ ये होने जा रहा है, लेकिन बंगाल में इसको उन्होंने मुद्दा बना लिया। खैर, कांग्रेस की प्रवक्ता शबा मोहम्मद ने पूरे मामले पर बीजेपी पर ही हमला बोला। I do think Mamata Banerjee is right in this because there are errors, like you've seen Amartya Sen not in the list, Admiral Prakash not in the list. This is a tactic by the Bharatiya Janata Party to disenfranchise people who vote for the opposition, and that is why they're doing it. So there are two arms of the Bharatiya Janata Party. One is the EC and the other one is the ED to win elections. तो चल क्या रहा है और ममता बनर्जी और टीएमसी की कोशिश क्या है, इसी को समझने के लिए सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। सौरभ, एक और चिट्ठी, लगातार चिट्ठी आई है, लगातार चिट्ठी आ रही है ममता बनर्जी जी की। इस चिट्ठी में क्या खास है जो पहले की चिट्ठी में नहीं थी? लाल जी, देखिए, इस चिट्ठी में वो खास है कि पहले वाली चिट्ठी में पूरा जो कंप्यूटर प्रिंट आउट निकला था, उसके बाद सीएम ने खुद अपने हाथों से लिखा था कि मुझे पता है, गणेश कुमार जी को, कि मुझे पता है कि आप मेरा चिट्ठी का जवाब नहीं देंगी, लेकिन फिर भी मेरा लिखना काम है तो मैं लिख रहा हूँ। तो ये भी अपने आप में एक अचंभित विषय था। जो पिछली चिट्ठी था कि सीएम, एक राज्य के सीएम सीएसी को खुद पेन से लिखती है कि मुझे पता है आप मेरा जवाब नहीं देंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको चिट्ठी लिखती हूँ। ये जो नाराजगी है, और जो सीएसी गणेश कुमार के वो चिट्ठी नहीं लिख रही है, तो ये जो उनकी जो नाराजगी है, शशि पंजा जो मिनिस्टर है, उनके जबान में कहूँ तो अभिमान, खूब, ये जो है ये कहाँ से निकल आ रहा है, ये भी एक अपने आप में एक सवाल है। और दूसरी बात ये है कि ये समझा जा रहा है कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो कहीं ना कहीं जाके आगे चल के ये आर्गुमेंट टीएमसी के ओर से पेश नहीं किया जाएगा कि हमने 5-6 चिट्ठी लिखी
फिर भी एक भी जवाब नहीं आया। तो ये भी हो सकता है, लेकिन जो पॉइंट वहां पे उठाया गया है, चाहे आप वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात बोलिए, यहाँ पे लास्ट जो चिट्ठी था वहां पे KR कुमार का एग्जांपल था, तो पिछले में उन्होंने कहा ममता और ममता MATA MAMOTA का एग्जांपल दिया था। माइग्रेंट लेबर्स को लेके उसका पोर्टल भी चालू हो गया है। हियरिंग सेंटर्स को लेके एक चिट्ठी में कहा था, उसका भी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो ये सारी जो बातें हैं कहीं ना कहीं जाके ये समझा जा रहा है कि ये पॉइंट वो अपने वोटर्स को देना चाहती है कि मैं लगातार चिट्ठी भी दे रहा हूँ और सड़क पर भी हूँ, दोनों तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन भी मूव कर रहा हूँ और सड़क पर भी हूँ। और आगे चल इसी से ये भी जवाब मिल जाता है कि आप जवाब नहीं देंगे फिर भी चिट्ठी लिख रही हूं। आपने सही कहा कि ये चिट्ठी दरअसल चुनाव आयोग को नहीं, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के लोगों और वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने का जरिया बना लिया ममता बनर्जी ने, इसीलिए चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल सौरभ जुड़ने के लिए आपका, कोलकाता से हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़े थे। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।